का गवर्नर कौन था? याद करो, क्लाइव था। यस, ठीक है। प्रथम नहीं था, गलती नहीं करना है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था बताओ? 1793। और ये अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ था? ये जमींदारों के साथ था। बिल्कुल, जमींदारों के साथ सेटलमेंट था। जमींदारों का अंग्रेजों के साथ था सेटलमेंट, ठीक है। ओनली एमसीक्यू लेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो ये जो पुस्तक है, ये कब दादा भाई नौरोजी ने लिखा था? 1901। और इसी में क्या बताया था? इसी में बताया था धन का निष्कासन सिद्धांत। यस, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। देखते रहो, याद भी कर लेना इसको। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, छोटे छोटे लेंगे, ठीक है। देखो, महालबाड़ी व्यवस्था, तो महालबाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया? एकदम पक्का? कितनी व्यवस्थाएं थी? कौन कौन सी? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा कौन थी? महालवाड़ी बंदोबस्त। और एक कौन थी? रैयतवाड़ी, ठीक है। हमारे बिहार में कौन सी थी? हमारे बिहार में, अपने बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है, ये हमारे बिहार में थी। कहाँ पे? ये बिहार में लागू थी। बिहार में, बंगाल में, है ना, ओडिशा में, ये बनारस में लागू थी, है ना, 3 जगह। और कितने भूभाग पे? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर? 19। महालवाड़ी कितना प्रतिशत? 30%। और रैयतवाड़ी कितना प्रतिशत? 51% भूभाग। लेकिन बात यहाँ पे महालवाड़ी की है, तो ये आंसर क्या बनेगा? पंजाब बनेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर लागू? बहुत अच्छे। महालवाड़ी व्यवस्था जो है भारत के 30%, ठीक है। 30% पर कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी। अब बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है जो लागू थी, ठीक है। आइए, अगला है 5 नंबर, फटाफट बताते जाओ आंसर क्या होगा 5 का। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? बोलो। पक्का? रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो, ठीक है। और 6 नंबर बताओ, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1700। और अगला प्रश्न है, असम में चाय सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई? हाँ, 1839, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम चाय कंपनी बनी थी 1839। और पहला चाय बागान भी कहाँ पे लगा था? है ना, असम में ही क्या लगा था? पहला चाय बागान बनाया गया। और चाय कैसी खेती है? बागानी खेती है, बागानी कृषि है। और 1835 में बागान लगाया गया था, ठीक है। लेकिन पहले कहाँ बेचा जाता था? पहले इसकी जो बिक्री होती थी वह कहाँ होती थी? ब्रिटेन में होती थी, ब्रिटेन। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे भारत में कंपनी बनाकर बेचा गया। चल आगे बताओ, आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन? बहुत अच्छे, है ना। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ जुड़ा है कौन? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ, रैयत यानी कि संपूर्ण भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी 51% भूभाग पर थी। बिल्कुल, मुनरो। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसके काल में चलाई गई बताओ? हाँ, 2 गो प्रश्न आता है। एक आता है रेलगाड़ी किसके कार्यकाल में चलाई गई, और एक आता है कि रेल लाइन कब बिछाई गई और रेलगाड़ी कब चलाई गई, दोनों आता है, ठीक है। तो पहले रेल लाइन जो बिछाई गई थी, रेलगाड़ी और रेल लाइन यानी कि पटरी, तो रेल लाइन बिछाई गई थी कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। और रेलगाड़ी चली थी कहाँ पे? वही बंबई से। हाँ, बंबई यानी कि मुंबई हो गया है। मुंबई से थाने में रेलगाड़ी चलती थी, यानी 1853, ठीक है। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी। चलिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत काम हुआ था, रेल, डाक, कार सेवा सब शुरू हुआ था, ठीक है। बताओ, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब हुई? याद है? रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना 1700। रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी
रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ पर लागू थी? बोलिए। बंबई और मद्रास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरे शासन का अंत। ठीक है, बंगाल में सबसे पहले तो देखेंगे कि दोहरा शासन लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। ठीक है, और इसकी जो अंत है, समाप्त है, वो किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग, है ना। और कब? 1772, 73, 74, क्या होगा? जब आया था तभी कर दिया 72 में। ठीक है, और ये वॉरेन हेस्टिंगस क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। याद है बंगाल के गवर्नर का लिस्ट? याद है कौन होगा? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बोलो। क्लाइव के बाद हॉलवेल, हॉलवेल के बाद बेंसीटॉट के बाद फिर क्लाइव, फिर क्लाइव के बाद बेरेलिस्ट, उसके बाद कार्टियर, और कार्टियर के बाद, और यही क्या था? अंतिम। क्यों गवर्नर के रूप में अंतिम था? और ये बंगाल का क्या था? बंगाल का पहला पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, चले। हिटले कमीशन का संबंध क्या था? हिटले कमीशन का संबंध बिल्कुल किससे था? पंचशाला बंदोबस्त। पंचशाला बंदोबस्त शुरू हुआ था कब? हाँ, पंचशाला यानी कि वारेन हेस्टिंगस के समय में ही पंचशाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई। चलो इतना हो गया। 16 नंबर बोलेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? बिल्कुल, अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से दो वर्ग बने। भाई दो वर्ग कौन बने? अस्थाई बंदोबस्त से एक बना शोषक और दूसरा बना, तो शोषक जो थे अंग्रेज थे, जो जमींदारों से शोषण करवाते थे, और शोषित कौन थे? किसान थे। चलिए अगला, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1900। ठीक है, इसी को कहते हैं टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भारत में पहला जूट कारखाना कहाँ पे लगा? है ना, बंगाल के कौन से जगह में? रिसरा। और याद है कि 1855 में, है ना, अगर जूट कारखाना है तो 1855, सूती फैक्ट्री, सूती मिल कारखाना है तो 1853। ठीक है, और जूट कारखाना है तो 1855। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लो, क्या बोला? भारत में पहला भारत में पहला चाय बागान असम में कब लगाया गया था? बताओ बच्चों। हाँ, भारत में पहला चाय बागान असम में कब लगा था? 1800। भाई चाय ही क्यों, अंग्रेजों के लिए क्या था? देखो, एक आया था भारत शासन अधिनियम, है ना। भारत शासन अधिनियम नियम नहीं था, पहले था कंपनी अधिनियम। ठीक है, तो वो 1813 में आया था, और 1813 में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाय का और चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, और इनके अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये और समाप्त कब कर दिया गया? 1833 के अधिनियम में चीन और चाय के भी व्यापार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी के तहत 1835 में असम में क्या लगाई गई? चाय बागान लगाई गई। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? बिल्कुल, यही 1813 का ये प्रश्न। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1901 में प्रकाशित हुई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन हाँ किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? कहां से किया था? बिल्कुल, लंदन से किया। किसने कहा था कि धन निष्कासन सभी बुराइयों की जड़ है, बुराइयों की बुराई है? किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इसको देखना भी है भाई, 2 बार 3 बार अगर वीडियो देख लोगे ना, पूरा याद हो जाएगा, नहीं तो स्वयं बैठ के याद करो तब भी याद हो जाएगा। क्या अभी भूल जाओ? ठीक है, चलें अगला प्रश्न बताओ। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत
में कौन विश्वास नहीं करता? कौन विश्वास नहीं करता? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी कहाँ थे? ब्रिटेन की संसद में थे, सांसद, ठीक है। वहां पे उन्होंने बताया कि भाई भारत के धन का शोषण हो रहा है, लेकिन ये सर सैयद अहमद खान इन पे भरोसा नहीं करते थे। नहीं भाई, अंग्रेज शोषण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। बोलो इसमें क्या होगा? भारतीय कृषि का वाणिज्य। क्या है वाणिज्यीकरण? यानी कि व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे भारतीय कृषि का, किसानों को लाभ नहीं होता था इससे, ठीक है। वो सिर्फ फसल बोते थे, जैसे नील हो गया, अफीम हो गया, ठीक है, चाय भी हो गया। तो ये सिर्फ व्यापार की वस्तुएं बोवाते थे जबरदस्ती, ठीक है, और ले जाकर उन्हें विदेशी बाजारों में बेचते थे। यही था वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी, भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो रैयतबाड़ी प्रचलित था, कहाँ पे प्रचलित था भाई? बिल्कुल दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रचलित थी, ठीक है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक, देखो देखना हम साफ आ रहे हैं कि नहीं, ध्यान लगा, डराओ नहीं मर्दे, तुम लोग भूल जाओ कि रिकॉर्डिंग चल रहा है। क्लास की तरह बिहेव करो एकदम जैसे क्लास चल रहा है। ये तो रूटीन वर्क है, ठीक है। ये तो हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कुछ डालते रहेंगे ना यूट्यूब पर, तो हमारा यूट्यूब चलते रहेगा और लोगों को पसंद भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। चलो MCQ आ रहा है ना, चले आगे बढ़िए। ये अभी नहीं हुआ है ना, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना। देखो, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंग्रेजों के समय में 3 व्यवस्थाएं थी, जिसमें रैयतबाड़ी व्यवस्था ऐसी थी जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक अपने आप को समझता था, ठीक है। किसमें? रैयतबाड़ी। चलो आगे बढ़े। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति अगर पूछेगा सबसे पहले कहाँ हुई, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुई है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या कौन करता है? 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर, आयात मतलब उत्पादन के आयात, भाई ब्रिटिश का उत्पाद भारत में क्यों आएगा? भारत से निर्यात कर लेते थे ये, है ना। और जो भारतीय जो शिल्पकार थे, कच्चे मटेरियल ले जाकर मशीन से बनाकर वो लाते थे। जब वो लाते थे ना भारत में, तो भारी शुल्क लगाया जाता था। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, ठीक है। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ और भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हुआ, होना ही है। जब मशीन आएंगे तो क्या होगा? नष्ट होगा। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही है? भारत के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गया, बिल्कुल सही। काहे नष्ट होगा? तो देखो, जब हम बड़ी संख्या में मशीनीकरण करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ा। किसका यह विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी? यह विचार किसका था? बताओ, तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, किसका यह विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बताओ, हाँ क्या होगा? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, कार्ल मार्क्स होगा। वाह, बड़ी जल्दी बता दिया भाई, बोला है सही आंसर। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? देखो, जब तक अंग्रेज थे हमारे यहाँ, है ना, भारतीय उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। जब ये गए हैं तभी भारतीय उद्योग का स्वतंत्र विकास हुआ है। कैसे? जैसे पंचवर्षीय योजना बनाई गई, पहली पंचवर्षीय योजना में तो सिर्फ खाद्यान्न पर ध्यान दिया गया, भोजन की कमी थी, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या की गई? 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हमारे यहाँ, उद्योग लगे, है ना, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, है ना, ऐसी उद्योग लगे। जब ब्रिटिश गए हमारे यहाँ से, देश आजाद हुआ, तभी स्वतंत्र विकास हुआ हमारे यहाँ उद्योग का। जब तक वो थे तब तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। किस पर? बोलो इसका आंसर क्या होगा? इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। क्या होगा? सब लोग नहीं कर पाते थे,
सिर्फ कौन करेंगे? धनिक। चला अगला प्रश्न देख लो। चिरस्थाई, चिरस्थाई से घबराना नहीं। चिरस्थाई का मतलब अस्थायी बंदोबस्त से है। चिरस्थाई मतलब क्या है? फिक्स, है ना। चिरस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी नहीं किए, है ना। इसका कारण क्या था? जो अस्थायी बंदोबस्त था उस खेतिहरों को पट्टा जारी नहीं किया गया था, है ना, क्योंकि वो अपने जमीन के असली मालिक नहीं कहे जाते थे स्वयं, लेकिन यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था में थी, उनको पट्टा दिया जाता था। क्या हो जाएगा? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर किसका नियंत्रण था? क्या सॉरी जो किसान थे उनके ऊपर किसका नियंत्रण था? जमींदार का। और जमींदार जो थे वो अनियंत्रित थे, लोगों से अपने मन मुताबिक जो लगान थे वो वसूली करते थे, कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। सरकार उस समय अंग्रेजी थी और उनको अपने ही टैक्स से मतलब था, बस जितना उन्होंने सेट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, उतना उनको चाहिए। उससे अधिक की अगर वसूली कर रहा है जमींदार, उससे उनको मतलब नहीं। 1925 में भारतीय रेल बजट को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश। ये 1925 में क्या किया गया? रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया। फिर जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने रेल बजट और सामान्य बजट को क्या कर दिया? एक कर दिया। वर्तमान में अभी रेल बजट और सामान्य बजट दोनों एक साथ पेश किए जाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? कौन सी समिति थी? कौन सी? नाम एक वर्थ है लेकिन अलग कर दिया इसने, याद रखना। भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। कौन हस्तशिल्प से संबंधित नहीं थे? आए? भारतीय राजवारों की समाप्ति। बिल्कुल आंसर बनेगा ए। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ, है ना, किस उद्योग से हुआ? भारत में देखो पहली बार निवेश, विदेशी पूंजी ब्रिटेन ने जो निवेश किया हमारे यहाँ, वो किसके माध्यम से किया? जाहिर सी बात है रेल। और रेल का इस्तेमाल किसमें होता था? रेल का इस्तेमाल अंग्रेज करते थे अपने सामान को ढोने के लिए, अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वो करते थे, इसीलिए तो वो रेल लेकर आए थे अपने फायदे के लिए, है ना। भारत 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन किस वस्तु का निर्यात करते थे? कौन सी वस्तु? बिल्कुल। और कपास किस काम आता है? बताओ। सूती वस्त्र बनाने के काम आता है, बिल्कुल। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? कौन सा उद्योग? कौन सा? बहुत अच्छे, सूती वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश अधिकारी ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था। कौन था वो? नो, कौन था? ब्रिटिश अधिकारी कौन था? बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया। कौन था? जेम्स ग्रांट, बिल्कुल। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793, याद है ना? 1793 किसने? फिलिप फ्रांसिस। आंसर बनेगा बी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ा जाए, पूरा खत्म कर लेना है इसको। रेल सेवा का उद्देश्य क्या है बताइए? रेल सेवा का उद्देश्य क्या है? हाँ, जो रेल, हाँ, क्या करता है? आवागमन, माल ढोना, सेना तथा व्यापार हेतु, अपनी तकनीक के प्रसार हेतु। क्या हो जाएगा आंसर? जाहिर सी बात है कि ये अपने सेना को ढोने और व्यापार करने के लिए ही रेलगाड़ी हाँ लगाए थे भाई। भारत में हमारे लिए थोड़े ना लगाए थे, वो अपने लिए लगाए थे। भारत में रेल शुरू करने की कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलो। वित्तीय हितों को सुरक्षित करना, बिल्कुल सही। किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेल का निर्माण? देखो रेलवे, देखो ध्यान देना, रेलवे मार्ग का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता और रानीगंज, बिल्कुल। कलकत्ता में रानीगंज में रेलवे मार्ग है ये। चाय उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। इस अंग्रेजों ने 19वीं सदी के प्रारंभ दशक में इसको क्या किया? बिल्कुल सही है। अगला, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी मतलब धन का निष्कासन सिद्धांत दिया, है ना। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी भर्त्सना यानी कि, है ना, एक तरह से कहें तो इसकी शिकायत की, है ना,
वो व्यक्ति कौन थे? दादा भाई, हाँ, द ग्रैंड ओल्ड मैन। बिहार में पार्लियामेंट, देखो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट है, वही वही अस्थाई बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था बोलो? जमींदारों का जमीन का अधिकार न रहना। भाई अगर ये होगा, रुक जाओ, पढ़ो चारो। जमींदारों का जमीन का अधिकार न रहना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, राजस्व निर्माण करना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को, हाँ ये हो सकता है। आंसर क्या बनेगा आपका? सही, देखो इसको भरना है। वर्ष 1849 में पहली रेलवे लाइन, हाँ पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से, हाँ, और ये कब? 1800, पहले रेलवे लाइन बिछाई गई, बाद में रेल चली 1853 चल रहा है। हाँ ठीक है, बताना। चले, भारत से इंग्लैंड की ओर धन का बहिर्गमन किस रूप में किया? हाँ देखो क्या कह रहे हैं, भारत से इंग्लैंड की ओर धन का बहिर्गमन किस रूप में होता था? गृह व्यय, बिल्कुल, होम चार्ज। गृह व्यय को क्या कहा गया? होम चार्ज के रूप में होता था, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक, ये तो पहले से आते हैं। क्या हो जाएगा दादा भाई? बिल्कुल सही। सर्वप्रथम जमशेद जी टाटा के पुत्र, क्या नाम है? JN टाटा। हाल ही में मृत्यु हो गई है ना, किसकी मृत्यु हुई? रतन टाटा। रतन टाटा की मृत्यु हुई, उन्हीं की कंपनी है यही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को वही क्या कहते हैं? टिस्को। टिस्को की स्थापना कब हुई? अब वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये स्टील भी बनाती है और लोहा भी। धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कब किया था? 1900। कहाँ पे पुस्तक प्रकाशित हुई थी? कौन सा सिद्धांत दिए थे बोलो? धन का निष्कासन। अगला है, किस चार्टर अधिनियम में इंग्लैंड में कौन सा कौन सा किस वर्ष का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था? 1800, बिल्कुल। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार क्या कर लिए गए? समाप्त कर दिए गए, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ये कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट क्राउन ने अपना यहाँ पे अधिकारी बनाया और यहीं से शुरू हो गया। बंगाल का गवर्नर जो था, अब बंगाल का क्या बन गया? गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए, कब किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1800। हाँ वाह, बहुत ज्ञानी आदमी हो तुम भाई। चलो, ये लेवल 3 जो है थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ोगे अच्छे से तो आंसर आएगा जरूर। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? भारत में रैयतबारी, ठीक है, ध्यान रखना, रैयतबारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था। कर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। होगा अलेक्जेंडर रीड और मुनरो, ये दो लोग। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2 और 3। तो ध्यान से पढ़ोगे ना, ये पूरा का पूरा बनेगा। देखो कह रहे कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा बताइए। किस कथन में सही परिभाषा? अब ध्यान से पढ़ना है ना। धन का निष्कासन सिद्धांत, अभी धन के निष्कासन सिद्धांत का एगो त्योहार आ रहा है, ठीक है, नाम क्या है? धनतेरस। धनतेरस, धनतेरस में आप धन लेंगे कि मार्केट में दे आएंगे? लेंगे, कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? जाहिर सी बात, धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए? देखो ये जो धनतेरस है ना, धनतेरस में कम से कम 5 वस्तुएं अवश्य खरीदनी चाहिए। कहीं मालूम ना हो तो जान लो, है ना। तो सबसे पहला है आपका वही झाड़ू है, धनिया तो जरूर, एकदम सही बोला तू लोग, धनिया, है ना। हल्दी भी खरीदना है, धनिया, हल्दी। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो सोना, और अगर आपके पास कम पैसा है तो बर्तन। ये 5 वस्तुएं धनतेरस पर अवश्य खरीदनी है। धनिया, अच्छा धनिया के बारे में सब लोग जानते हैं भाई,
कि जो भी हमारा पूजा पाठ होता है उसमें धनिया का प्रसाद होता है कि नहीं होता? तो धनिया चढ़ाने से लक्ष्मी जी को धनिया धनतेरस के दिन ही खरीद के और लक्ष्मी पूजा के दिन चढ़ाइएगा, धन आएगा, धन मिलेगा। अबे धन कहीं से आके थोड़े मिलेगा तुमको धन कमाना पड़ेगा, कमाने का विचार मन में आएगा ठीक है? हल्दी के बारे में सुख समृद्धि स्वस्थ स्वच्छ है ना, ये आएगा। हल्दी तो वैसे भी आपको मालूम है कि शरीर के लिए क्या है भाई, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक की तरह सभी रोग का इलाज है, दर्द में, खांसी में, कफ में, सर्दी में एंटीबायोटिक। झाड़ू में तो लक्ष्मी जी का वास है, झाड़ू में है ना। सोना तो स्वयं धन का प्रतिरूप है ना, चांदी भी ले सकते हैं, मेटल कोई भी। अब बर्तन तो अब मान लीजिए कि बर्तन भी लेंगे तो पीतल का लेंगे, हाँ, ये नहीं कि जाके स्टील उठा लिया। तो भाई आइए वापस धन के निष्कासन में चला जाए। क्या बोला कि दादा भाई नौरोजी अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा क्या हो जाएगा? आंसर बताओ। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। असल में परिभाषा यही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में जो ये कथन है, इस पर विचार करें और आंसर दें। क्या होगा आंसर? बोलो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही की गलत? रैयतवाड़ी में सीधे किसान को दिया जाता था, किसान सरकार को देता था। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, सही। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सभी सही हो जाएंगे इसमें। उपयुक्त सही रैयतवाड़ी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या बनेगा? देखो ये कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। बोलो। अभी 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 कल आने लगा तो तुम लोग बोले नहीं। अरे वो सही रिकॉर्ड हो रहा है। ये लाइट ऑफ हो गया था, यहाँ का लाइट ऑफ हो गया। अकाला भी आएगा तो क्या करना, पढ़ने से मतलब, ठीक है। अभी देखो अभी सही आ रहा है। अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ। देखो 1 और 2 दोनों क्या है? चलिए सही व्याख्या भी करता है, खत्म ही है, लास्ट ही है। निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? उपनिवेशवाद क्या हो जाएगा आंसर इसका? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सभी लोग थे। 2 लोग तो फिलहाल थे और तीसरे आरसी दत्त। तो क्या हो जाएगा? तीनों का तीनों थे आलोचक। चलिए 59 का आंसर क्या बनेगा बताओ। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देने की थी, क्या थी? इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, उन प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर है ना सर्वप्रथम जोर दिया, है ना। कौन सा सही होगा इसमें? कौन सा? केवल एक। उनको ग्रंथ से कोई मतलब नहीं था भाई, ठीक है, और सामाजिक बुराई से सिर्फ मतलब धन से था। आंसर क्या बनेगा? ठीक है। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज, यही है होम चार्जेज, ठीक है, होम चार्जेज है जिसको गृह व्यय कहा जाता है। भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? कौन सा? देखो इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ठीक है, वो भी कहाँ पे? लंदन। कार्यरत अंग्रेजी, देखो भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो क्या होगा इसमें? 1 और 2 ही होना चाहिए, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। आगे बढ़िए। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन है वो कौन सा? सही बताइए इसमें कौन सा? महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन के सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बार कॉन्फ्रेंस से महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।
भारत के लोगों द्वारा कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, जो वर्तमान में अभी कांग्रेस है ना, वो अवैध घोषित कर दिया गया। क्या हो जाएगा? एक और, बिल्कुल, एक और 3। चलिए चलिए 62 का बता दीजिए, पढ़िए। क्या होगा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कई वर्षों के लिए निरंतर प्रयास के पश्चात स्वीकार किया गया। रैयतवाड़ी पद्धति सर्वप्रथम 12 महल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया, है ना। इसमें लगान समझौता जमींदारों से न करके किससे? किसानों से। सही है। बंबई में भी इस व्यवस्था को कर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। कौन होगा? केवल केवल अब यहाँ पे है गलत उत्तर चुने। आपको सही नहीं, गलत उत्तर चुनना है। कौन सा गलत उत्तर होगा? केवल 4। वो तो सही है। चलिए ये बताइए, दादा भाई नौरोजी भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कहते थे। सही है। प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों की स्वयं लाभ कमाने की सोच वाली नीति अर्थात धर्म निगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के आलोचक थे। इन्होंने इनकी नीति को घिनौना कहा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? 1 2, हाँ, आंसर क्या बनेगा? 1 और 3। औपनिवेशिक नगरों अब खत्म ही है लगभग आपका, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। तो इसका 64 का आंसर क्या बनेगा? बताओ। दिल्ली, आगरा, लाहौर में अपना बहुत सारा वैभव खो दिया था किसने? औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में अगर कहें तो। और आपको बताना है ना, सबसे उपयुक्त उत्तर क्या बन जाएगा? और 4, 1 और 4 ही बनेगा। याद कर लेना इसको सीधा सीधा। और 65 नंबर है, कह रहा है कि रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उनकी पूंजी निवेश पर न्यूनतम 6% लाभांश की गारंटी दी गई। इस गारंटी प्रणाली ने भारत से धन के बहिर्गमन में भारी योगदान किया। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों चारों ऑप्शन में देख लो कौन सा क्या होगा? 2 सत्य हैं और 1। चलिए इसको याद करके ये कल सुनेंगे ना, कल तो रुक जाओ 1 मिनट